वेलकम बैक एवरीवन टू रिवाइंड पाथ। मुझे रिसेंटली वेनम द लास्ट डांस देखने का मौका मिला। ये मेरा इस मूवी का रिव्यू होगा। इस मूवी को मार्केट किया जा रहा है एज द एंड ऑफ द वेनम सोलो मूवीज और एक बड़ा क्रॉसओवर स्टोरी लाइन के लिए सेटअप की तरह, जो आने वाले समय में हो सकता है। हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मूवी ने अपने प्रॉमिसेस को पूरा किया या नहीं, और क्या ये एक सेटिस्फाइंग कंक्लूजन थी। क्या ये मूवी मैडम वेब डिजास्टर की तरह गई, या फिर जोकर 2 जैसा कुछ बनाने की कोशिश की, या फिर ये मूवी डेडपूल और वोल्वरीन की तरह सिर्फ मजेदार नॉस्टैल्जिया के लिए बनी, ताकि इस चैप्टर को एक फन नोट पर क्लोज किया जा सके और कम से कम फैंस के लिए कुछ स्पेशल डिलीवर किया जा सके। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको सब लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। आने वाले कुछ सालों में स्पाइडरमैन रिलेटेड काफी कुछ होने वाला है। बहुत सारे अलग स्पाइडरमैन मूवीज भी आएंगी, सिर्फ टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन मूवीज नहीं जो MCU में होती हैं। और हाँ, मूवी के बाद 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, तो पूरी क्रेडिट्स के बाद तक जरूर रुकिए। अगर आपको मूवी जल्दी देखने का मौका मिलता है तो प्लीज स्पॉयलर्स पोस्ट मत कीजिएगा इस वीडियो में। ये स्पॉइलर नहीं है कहना कि स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं है, तो अपने एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा डाउन करके ही देखने जाना, यानी स्पाइडरमैन रिलेटेड ज्यादा कुछ देखने की उम्मीद मत रखो। ये एक वैलिड कंप्लेंट है जो अब तक के हर वेनम ट्रिलॉजी मूवी के खिलाफ होती है, कि ये स्पाइडरमैन के एंगल को इतना सीरियसली नहीं लेती। लेकिन मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन को एड्रेस करती है, जहां एडी को ब्रीफली MCU में टेलीपोर्ट किया गया था बारटेंडर के साथ। एक सीन था और जब एडी वापस वेनम यूनिवर्स में आया तो एक सिम्बियोट का पीस छोड़ गया था। तो ये चीजें मूवी में एड्रेस होती हैं। और हाँ, एक नल लाइट मूवी के लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ट्रेलर्स में उनको काफी दिखाया गया था पर मूवी में इतना नहीं है, इसलिए ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना। नल के कैरेक्टर को लेकर मूवी काफी लाइट है, जो शायद मूवी देखने के बाद लोगों का दूसरा बड़ा कंप्लेंट हो सकता है कि ट्रेलर्स में जितना दिखाया उतना एक्चुअल मूवी में नहीं था। ये मूवी काफी फ्यूचर क्रॉसओवर मूवीज के लिए सेटअप जैसा फील होता है, जो शायद एक और डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी मैडम वेब जैसे डिजास्टर की तरह नहीं गई, जो एक अच्छी बात है। मैडम वेब एक पूरा डिजास्टर था। ये डेडपूल और वुल्वरीन जितनी अच्छी तो नहीं थी, पर उनका एक टोन से मिलता जुलता था। मैं कुछ वीक पॉइंट्स पे बात करूंगा जो मूवी को थोड़ा नीचे खींचती है, पर अगर आपको डेडपूल और वुल्वरीन का एक्चुअल स्टोरी याद हो तो उसका भी कुछ ज्यादा सेंस नहीं बनता था। वह भी एक फ्रैंकेनस्टाइन स्क्रिप्ट जैसी थी, जो पुरानी मूवीज के अलग अलग वर्जन्स को मिलाकर बनी थी। कुछ ऐसा ही लास्ट डांस के साथ भी लगा। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट इस मूवी का था एडी और वेनम सिम्बियोट के बीच का रिलेशनशिप, दोनों का कनेक्शन और उनका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग। ये मूवी एक थेल्मा एंड लुइस रोड ट्रिप जैसी है, जहां एडी और वेनम कंट्री के अक्रॉस जाते हैं। मिलिट्री एडी का पीछा कर रही है और नल, जो कि सिम्बियोट का गॉड है, वेनम सिम्बियोट का पीछा कर रहा है। अगर आपको एडी और वेनम के रिलेशनशिप वाले सीन्स पसंद आए थे पुरानी मूवीज में, तो ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी, क्योंकि ये उसी पर हेविली डिपेंड करती है। ऐसा लगता है जैसे मूवी के क्रिएटर्स को यही पार्ट सबसे ज्यादा काम करता दिखा। लेकिन अगर आपको उनके बॉन्डिंग सीन्स पसंद नहीं आए थे तो शायद ये मूवी आपके लिए इतनी एंगेजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये उसी पर बहुत फोकस करती है। जब ये मूवी बनाई जा रही थी तो ऐसा लगता था कि वो एडी और वेनम के इस लॉन्ग रनिंग रिलेशनशिप का प्रॉपर पे ऑफ देना चाहते हैं, जो पहली मूवी से चलता आ रहा है। मैं इसे स्पॉइलर नहीं मानूंगा अगर कहूं कि ये फुल डेडपूल और वुल्वरीन जैसा नॉस्टैल्जिया लेकर आती है, जो उनके रिलेशनशिप के पूरे हिस्ट्री से रिलेटेड है। कुछ इमोशनल मोमेंट्स भी हैं जो काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो सेम तरह के ट्रोप्स और स्टोरी टेलिंग ट्रिक्स इस्तेमाल किए गए जो डेडपूल और वुल्वरीन में दिखते हैं। अगर आप एडी और वेनम के रिलेशनशिप में इमोशनली इन्वेस्टेड हो तो ये मूवी उस रिलेशनशिप को अच्छी तरह पे ऑफ करती है। टॉम हार्डी ने काफी जबरदस्त काम किया। वो डबल ड्यूटी करता है एज द वेनम सिम्बियोट और एडी। लोग ज्यादातर एडी ब्रॉक को देखते हैं, पर टॉम हार्डी ही वेनम सिम्बियोट की आवाज भी देता है। उसकी आवाज को पोस्ट प्रोसेसिंग में बदल दिया जाता है। तो आपको समझना होगा कि वो एक टाइम पे 2 कैरेक्टर्स प्ले कर रहा होता है जब एडी और वेनम स्क्रीन पे एक साथ होते हैं। शायद इसी वजह से ये मूवीज इतनी जल्दी आ रही हैं, लेकिन इसी वजह से स्टोरी और स्क्रिप्ट में काफी प्रॉब्लम्स भी हैं जो पूरी मूवी में क्लियरली दिखाई देती हैं।
अगर आपको पहली मूवी से ये क्लियर नहीं था तो एडी का रिलेशनशिप वेनम सिम्बायोट के साथ ज्यादा क्लोज है, जैसे एना वॉन्ग के साथ था पहली मूवी में, उससे भी ज्यादा। ये चीज काफी अच्छी तरह से थ्रू आउट मूवी में दिखाई गई है। तो जब वो दोनों एक दूसरे से परमानेंटली अलग होने की थ्रेट फेस करते हैं तो आपको वाकई ये सोचकर टेंशन होती है कि बिना एक दूसरे के वो क्या करेंगे। थेल्मा एंड लुइस वाली वाइब्स आती हैं एक ब्लेज ऑफ ग्लोरी में। अब बात करते हैं मूवी के कुछ बैड पार्ट्स की, और ये कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल काम नहीं करती। कुछ बड़े डिसअपॉइंटमेंट्स जो मूवी को नीचे खींचते हैं, पेसिंग को हर्ट करते हैं, स्पेशली नल के साथ जो जीनोफेज स्टोरी लाइन में आता है। मूवी के दौरान नल जीनोफेज को भेजता है ताकि वो वेनम सिम्बियोट को रिकवर कर सके, क्योंकि उसके पास वो चीज है जो नल को खुद को आजाद करने के लिए चाहिए फ्रॉम द क्लिंटर, जहां उसे यूनिवर्स के अक्रॉस इम्प्रिजन किया गया था। क्लिंटर उनका होम प्लैनेट जैसा काम करता है। सिम्बियोट उसके बॉडी के पीसेस से बनाए गए हैं और वो उसके लिए एक प्रिजन बनाता है, जैसे कॉमिक्स में दिखाया गया था। सोनी नल और इस मूवी का इस्तेमाल कर रहा है अपने स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए एक बड़ा एवेंजर्स एंड गेम स्टाइल का इवेंट सेटअप करने के लिए। वो अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स को काफी बड़ा बनाना चाहते हैं। कौन बचेगा वो देखने वाली बात होगी जब सोनी अपने हाउस क्लीनिंग करेगा, क्योंकि ये मूवी कुछ कैरेक्टर्स को हटाकर वेनम मिथोस में पिवट करने के लिए बनी है। मैडम वेब वाले कैरेक्टर्स और मॉर्बियस को देखते हैं, मॉर्बियस का टाइम तो अब नहीं आएगा। हम फ्यूचर प्लान्स और मूवी के एक्चुअल सेटअप्स के बारे में और बात। अगर आप एक पुराने कॉमिक बुक फैन हो, आपने वेनम कॉमिक्स और नल कॉमिक्स जैसे किंग इन ब्लैक पढ़े हैं, तो आप तुरंत समझ जाओगे कि वो क्या सेटअप कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ा मल्टीवर्स, फ्यूचर मूवी सेटअप और मेटा एस्पेक्ट स्टोरी को पेस में काफी थ्रो ऑफ करता है। हो सकता है स्क्रिप्ट डिसेंट थी और काफी कुछ एडिटिंग में कट हो गया हो, शायद लंबी डिलीटेड सीन्स भी हो। केली मार्सेल जो पहले सारी वेनम मूवीज लिखती थी, इस मूवी को डायरेक्ट कर रही है और ये उसकी पहली डायरेक्शन है। उन्होंने काफी टाइम और एनर्जी फैंस को खुश करने में लगाई, अनलाइक जोकर 2, इसीलिए उन्हें क्रेडिट देना पड़ता है। लेकिन ये स्क्रिप्ट और पेसिंग इश्यूज को भी लाता है जो डायरेक्टर पे जाता है। अगर आपने पुरानी वेनम मूवीज देखी हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। वेनम 2 और पहली वेनम मूवी में भी पेसिंग और स्क्रिप्ट इश्यूज थे, तो इस मूवी में भी वही चीजें हैं। अगर आपको पुरानी वेनम मूवीज पसंद नहीं थी तो ये मूवी भी शायद आपको इतनी पसंद नहीं आएगी। और जो बड़ा बी स्टोरी यूनिवर्स एक्सपेंशन है, वो भी यही प्रॉब्लम कैरी करता है। जो चीजें थिएट्रिकल कट में हैं, उसमें नल का स्टोरी पार्ट नहीं दिखाया गया। अगर आप कॉमिक बुक रीडर नहीं हो तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। कुछ सीन्स आपको समझ में नहीं आएंगे और आपको थोड़ा फिल्म के बीच में थ्रो ऑफ कर सकते हैं। अगर आप बस एक कैजुअल फैन हो जो एक्शन सीक्वेंसेस एंजॉय करता है, तो आपको ये एस्पेक्ट मूवी का पसंद आएगा, क्योंकि स्टंट्स इस मूवी में पहले वाली मूवीज से बेटर हैं। उन्होंने PG-13 रेटिंग को जितना पुश कर सकते थे किया, पर मेरे हिसाब से ये रेटेड R मूवी होनी चाहिए थी, जैसे डेडपूल और वुल्वरीन। रियल रीजन PG-13 रेटिंग का यह था कि वो चाहते थे कि फैमिलीज अपने छोटे बच्चों को लेकर ये मूवी देखने आए, ताकि मूवी ज्यादा पैसा कमा सके। पर हर बार ये फॉर्मूला काम नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि अगर डेडपूल और वुल्वरीन PG-13 होती तो ज्यादा पैसा कमा लेती या छोटे बच्चे जाकर देखते। जब एक्चुअल स्टोरी की बात आती है तो वेनम मूवीज का सेम प्रॉब्लम होता है, स्टोरीज थोड़ा मेस होती हैं। इस मूवी का स्टोरी पहले दो वेनम मूवीज से बेटर है और प्लॉट में थोड़ा ज्यादा वेट है। वैसे ये सिर्फ सोनी का प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादातर MCU मार्वल मूवीज की वीकेस्ट पार्ट उनकी स्क्रिप्ट्स होती हैं। इवन डेडपूल और वुल्वरीन की स्क्रिप्ट्स भी मेसी थी। यही रीजन है कि डिज्नी प्लस के मार्वल सीरीज भी काफी मेस लगते हैं। मैं कहूंगा कि वेनम द लास्ट डांस इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल पे ऑफ्स नहीं देता जितना डेडपूल ने किया था, पर एडी और सिम्बियोट के सीन्स सॉलिड हैं। बी स्टोरी काफी हैंड वेविंग से डील होती है, जैसे जीनोफेज नल वाला पार्ट। रीस इफेंस जूनो टेम्पल और चिवेटेल एजियोफोर मूवी में अच्छे एडिशंस हैं, पर जैसे मैंने पहले कहा, कुछ एस्पेक्ट्स को काफी हैंड वेविंग के साथ दिखाया गया है। कैरेक्टर्स को काफी अंडर यूटिलाइज छोड़ा गया है, पर कॉमेडी टोन बिल्कुल सेम है जो वेनम मूवीज में पहली मूवी से इस्तेमाल होती आई है। तो अगर आपने पहली वेनम मूवीज देखी हैं, तो आपको ये सरप्राइज नहीं करेगा। अब बात करते हैं एंडिंग की। क्या ये वेनम ट्रिलॉजी का सेटिस्फाइंग कंक्लूजन था? टॉम हार्डी ने रिसेंटली काफी बार कहा है कि वो वेनम कैरेक्टर को छोड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका ट्रिलॉजी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। ये उसके लिए एंड है, पर वो कहता रहता है कि वो स्पाइडरमैन के साथ क्रॉसओवर्स करना पसंद करेगा।
ये मूवी ऐसे ट्राई करती है कि फ्यूचर स्टफ को सेटअप भी कर ले और वेनम और एडी ब्रॉक का चैप्टर क्लोज भी कर ले। कुछ क्लियर बीट्स हैं जो वेनम स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं अगर वो चाहें। वेनम द लास्ट डांस ज्यादा ट्रेडिशनल मार्वल मूवी जैसी है। बिल्कुल ऑब्वियस है कि वो सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मिस्ट्री नहीं है एंड में जो टीज होता है, पर डेडपूल और वुल्वरीन जैसे स्टोरी टेलिंग ट्रोप्स को इस्तेमाल किया गया है जो दिखाता है कि अभी इनके बीच एंड होने वाला है। अभी तक इस मूवी का बॉक्स ऑफिस अराउंड $500 मिलियन ट्रैक कर रहा है, जो लास्ट मूवी से थोड़ा कम है। तो आप समझ सकते हो कि सोनी के लिए हर मूवी के साथ रिटर्न्स कम हो रहे हैं। मेरी होप है कि वो इस मूवी के एंडिंग का इस्तेमाल करके और नल स्टोरी को फ्यूचर में लाकर अपने नॉन स्पाइडरमैन मूवीज के लिए एक सॉफ्ट रिबूट कर सके, जैसे मार्वल अपने MCU को सीक्रेट वॉर्स के साथ रिबूट करने की कोशिश कर रहा है। सबको थोड़ा सॉफ्ट रिबूट की जरूरत होती है ताकि पीछे के प्रॉब्लम्स फिक्स किए जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 2 पोस्ट क्रेडिट्स सीन्स हैं, एक मिड क्रेडिट्स और एक एंड क्रेडिट्स। दोनों स्टोरी के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो पूरी क्रेडिट्स तक जरूर रहिए। मैं इस हफ्ते के एंड तक एक फुल पोस्ट क्रेडिट सीन वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मेरा फुल ब्रेकडाउन होगा सभी ईस्टर एग्स का। जब तुम्हें मूवी देखने का मौका मिले, अपने रिएक्शंस नीचे कमेंट्स में जरूर पोस्ट करो। सब लोग पोस्ट क्रेडिट सीन वीडियो के लिए मैं लिंक्स को अपडेट कर दूंगा जैसे ही मैं वो वीडियो पोस्ट करता हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।